और कॉलेजियम सिस्टम होने के चलते आज भी चाहे किसी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का नौजवान पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, अगर उसके परिवार की कहीं पहुंच नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं और उसके परिवार में कोई उसका मामा, चाचा, दादा कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज पहले नहीं बना हो, वह लाख कोशिश करे वह कभी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता। समाज के वैसे तमाम जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी जाति धर्म के, उनके बच्चों के लिए तो पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है। इसलिए हमने बार बार कहा और इस मंच से हम फिर कहना चाहते हैं, इसके लिए वहां सब लोगों के लिए दरवाजा खुले। हम बिल्कुल यह नहीं कह रहे कि कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, जात देखकर उसको जज बना दीजिए, हम बिल्कुल यह नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी योग्य विद्यार्थी है बैठता है, कम्पीट करता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एसपी कलेक्टर बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में कर दीजिए। खुली प्रतियोगिता हो जाए, सबको ही बैठेगा, जो पास करेगा, कम्पीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। हम तो यही कह रहे। और जब इस तरह की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग आप ही सिर्फ इन चीजों को ज्यादा उठाते हैं। भैया यह बात सच है, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उठा पाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने से डर नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा कोई बेल पर बाहर में नहीं घूम रहा है। जो लोग बेल पर बाहर में घूम रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, नहीं जुटा सकता। तो इसलिए ऐसी बात हम करते रहे और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों का उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं। कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है। हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां जूझने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, हमने अपनी पार्टी बिल्कुल नया विषय है और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में।
अब इस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम हुआ, निर्धारण का काम हुआ। तो पहली बार जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उस समय 494 उस वक्त संख्या तय की गई। 1951 की जनगणना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बाद में 61 में दूसरी जनगणना हुई 10 साल के बाद। उस समय 522 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय हुई और फिर 1971 में 543 की संख्या तय हुई। तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले, और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स थे वो सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी। और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई, यह परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष और पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में। 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ यह बात ठीक है। यह अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हो, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं। और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और हम लोगों की तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया।
मोर्चा संभालने का काम किया, जोड़ने का काम किया है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ था, उस शिविर में हमने कई मुद्दों को लेने का काम किया। उसमें कॉलेजियम भी है, उसमें परिसीमन भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है, उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परिसीमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोधगया का टेम्पल एक्ट। बोधगया का टेम्पल एक्ट, बोधगया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोधगया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में, उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है, तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वो अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूँ, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से शिक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्मशास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहाँ पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते। हमको कहना चाहिए, हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं। कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोधगया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी, उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक MP भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा अब 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। सर, एनडीए की सरकार है, आपकी सरकार है, तो फिर क्यों डर लग रहा है? क्या बोलते हैं ये लगता है और जनगणना
जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। अब देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक MP भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो, ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है कि क्यों डर लग रहा है, क्या बोलते हैं ये परिसीमन नहीं होगा? करने की बात हम नहीं करें, हम यह करें कि एक तरफा आवाज अगर कही जाएगी देश में किसी भी मुद्दा पर, तो क्या हम लोगों की ड्यूटी है हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात करें। परिसीमन हो, इसके लिए क्या आप तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं परिसीमन होने के लिए? सर, तेजस्वी यादव बोले हैं बोर्ड की बैठक में कि हिंदुस्तान किसी बात पर नहीं है। उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार नहीं, कोई भी बात कहनी और राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी, तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पे आपत्तिजनक। ओवैसी ने कहा है कि घोषित NRC लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन घर घर। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम होता है, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात। सत्यापन में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बात करें। अगर आपके यहाँ आया हो BLO और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है सर। यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी, ये फोटोकॉपी कौन है, इसकी ओर इशारा है? हमने तो ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कर रहे हैं। अब साथी किन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं? सर आप NDA मतलब BJP की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? NDA गठबंधन है, तो NDA गठबंधन में तय होगा कोई पार्टी की ओर से, सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप जब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है, और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ाई? मतलब इस पर हम लोग छोड़ दें ना, कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे तो बताए नहीं, तो वो पेट कैसे भरेगा? ये तो गरीब बैठा हुआ है। उस विषय पर लगा उठाइए ना। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है, और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, और 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग, उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि। लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है, और लगातार हम लोग बोल रहे हैं। तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है, वही विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी से लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री ने मिलते ये कहा परिसीमन का मुद्दा और जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से, उस समय आप बुला लेंगे। परिसीमन तय हो, इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, अब इसमें आप कैसे? कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? सारी बात तर्क दिए। सर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर NDA लड़ेगा। आपकी पार्टी कितनी? पार्टी तो तय अभी नहीं हुआ है, तय होगा नहीं। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट, तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप निगेटिव बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी, हम आशावादी आदमी, पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा, वह नहीं होगा। जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है। किसी भी
भी मुद्दा पर तो यह हम लोगों की ड्यूटी है, हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं लेकिन उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं आपका क्या क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार नहीं, कोई भी बात कहनी हो राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक। ओवैसी ने कहा है कि घोषित तो NRC लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन घर घर जाके। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात करें। पिता का जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बात करें। अगर आपके यहाँ आया हो BLO और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है। सर, लगातार फोटोकॉपी की बात हो रही है, ये फोटोकॉपी कौन है, इसकी ओर इशारा? ऐसा नहीं कुछ है। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कह रहे हैं। अब साथी जिन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं? सर आप NDA मतलब BJP की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? ये गठबंधन है तो NDA गठबंधन में तय होगा किस पार्टी की ओर से। सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन से लिए लड़ाई? मतलब इस पर हम लोग छोड़ देना कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे तो बताए, वो पेट कैसे भरेगा? ये जो गरीब बैठा हुआ है उस विषय पर लगा। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। बाकी आप बोल रहे हैं उस पर लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। तो हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है वही विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी से लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते समय ये कहा परिसीमन का मुद्दा चाहे जो टेम्पू लेने वाला है आपने सदन में उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कहा। जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से उस समय आप बुला लेंगे। तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, इसमें आप कैसे? कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे सर? सारी बात तर्क दिए। सर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर NDA लड़ेगा। आपकी पार्टी कितनी सीट? पार्टी तो तय अभी नहीं हुआ है, तय हुआ। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप नेगेटिव बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी, पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा वह नहीं होगा? जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री